पूरी दुनिया काफी नहीं थी। जी हाँ, यही लिखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट की कब्र पर, और इससे बड़ी सच्चाई और कोई हो ही नहीं सकती। हम सारी जिंदगी बस कुछ और के पीछे भागते हुए गुजार देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या हमारे पास जो है वो काफी नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है रुपए, पैसे, धन संपत्ति से जुड़ी उन तमाम बातों की जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सके। बात हो रही है मॉर्गन हाउसल की लिखी बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। हमारे समाज के सबसे धनी और शक्तिशाली लोगों के लिए आज जो पर्याप्त है उसकी कोई सीमा नहीं है। अमीर बनने के लिए सीमाओं को समझने की जरूरत है और ये जानना भी जरूरी है कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। आइए इसे और बेहतर ढंग से समझते हैं, दो बेहद अमीर लोगों की शानदार कहानियों के जरिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने और अधिक पाने की खोज में अपना सब कुछ खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास पर्याप्त या काफी नहीं है। तो शुरू करें। पहला उदाहरण रजत गुप्ता का है। रजत का जन्म भारत के एक शहर कोलकाता की मलिन बस्तियों में हुआ था और किशोरावस्था में ही वो अनाथ हो गए। अपनी छोटी सी शुरुआत के बाद कुछ ही सालों में वो दुनिया की एक बेहद प्रतिष्ठित फर्म के सीईओ बन गए। 2008 में उनके पास $100 मिलियन से अधिक संपत्ति थी। वो उस तरह के पैसे से कुछ भी कर सकते थे, पर शायद वो पैसा उनके लिए काफी नहीं था। अब वो एक अरबपति बनना चाहते थे। फिर एक ऐसा मौका आया जब रजत ने अपनी कंपनी की गोपनीय जानकारी के जरिए बाजार से बहुत सारे शेयर्स खरीदे और रातों रात अरबपति बन गए। इस तरह इनसाइडर टिप्स का इस्तेमाल करते हुए रजत ने 1.7 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया, जबकि वो ये जानते थे कि यह अपराध है। रजत और उनके सहयोगी को इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में जेल हुई। साथ ही उनका पैसा, करियर और प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी, जो है बर्नी मैडॉफ की कहानी। मैडॉफ का नाम धोखाधड़ी की दुनिया में बदनाम है। चार्ल्स पॉन्जी की तरह वो भी पॉन्जी स्कीम्स के महारथी थे। उन्होंने अपनी इन योजनाओं के जरिए कई निवेशकों को ठगा। इस तरह लंबे समय तक धोखा देकर उन्होंने बेइंतहा पैसा कमाया, लेकिन एक दिन उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी। मैडॉफ ने दिसंबर 2008 में दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने स्वीकार किया कि उनका इन्वेस्टमेंट बिजनेस एक $multi-billion पॉन्जी स्कीम है। उन्हें मार्च 2009 में दोषी ठहराया गया और 150 साल कैद की सजा दी गई, और इसी साल अप्रैल के महीने में उनकी जेल में मृत्यु हो गई। क्या आप जानते हैं कि इस धोखाधड़ी से पहले रजत गुप्ता की तरह वो भी एक सफल व्यवसायी थे, पर वैध रूप से सफल और धनी होने के बावजूद इन दोनों ने ही गलत रास्ता चुना। सवाल ये उठता है कि रजत और मैडॉफ जैसे लोग, जिनके पास पहले से ही करोड़ों की संपत्ति हो, आखिर इतने हताश क्यों होंगे कि अपने लालच के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दें। लाचारी या गरीबी में किया गया अपराध इससे अलग है। अपना सब कुछ यूं दांव पर लगाना सिर्फ मूर्खता है। ये सच है कि ये काफी दुर्लभ और अनोखे मामले हैं। हम में से हर कोई शायद इससे संबंधित भी ना हो, लेकिन इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पर्याप्त होने के महत्व को समझना चाहिए। मनी ऑफन कॉस्ट्स टू मच, यानी पैसा अक्सर बड़ी कीमत चुकाने पर मिलता है। राल्फ वॉल्डो एमर्सन की कही ये बात यहाँ 16 आने सच बैठती है। साथ ही बेंजामिन फ्रैंकलिन की कही ये बात भी कि पैसे ने अभी तक इंसान को कभी खुश नहीं किया है और ना ही करेगा। मनुष्य के पास जितना अधिक होता है वो उतना ही अधिक चाहता है। पैसा एक वैक्यूम भरने के बजाय एक वैक्यूम बनाता है, और ये वही बेंजामिन फ्रैंकलिन है जिन्हें स्टेट्समैन, इन्वेंटर, डिप्लोमैट और अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स होने का दर्जा हासिल है, और जिनकी तस्वीर $100 के बिल पर छपी है। ये चर्चा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, आप बने रहें हमारे साथ। क्या ये काफी नहीं? भाग 2। एक सुखी जीवन जीने के लिए हम क्या मांग सकते हैं? शांति और संतुष्टि से जीने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? वो कितना हो जो हमारे लिए काफी हो? हमें किस हद तक कमाना चाहिए? क्या है उसकी सीमा?
ये बहुत सारे सवाल अक्सर मन में उठते हैं और इसका जवाब है मॉर्गन हाउसल की लिखी इस पुस्तक में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी धन का मनोविज्ञान। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एक और मजेदार किस्से के साथ। शेल्टर आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दी गई एक पार्टी में कर्ट वॉनगुट ने अपने दोस्त जोसेफ हेलर को बताया कि उनके मेजबान, जो कि एक हेज फंड मैनेजर हैं, ने एक ही दिन में हेलर की तुलना में इतना पैसा कमाया जो कि हेलर ने अपने लोकप्रिय उपन्यास कैच 22 से अभी तक अर्जित किया हो। तो जानते हैं हेलर ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हाँ हो सकता है, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त, यानी इनफ। उस एक सरल शब्द में जीवन की सच्चाई छुपी थी। हम में से कितने लोग करोड़पति या अरबपति होंगे, गुप्ता या मारोफ की तरह? लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने वाले कई लोग अपने जीवन में इतना जरूर कमा लेंगे कि उनके पास अपनी जरूरत की हर उचित चीज और बहुत कुछ जो वो चाहते हैं को कवर करने के लिए पर्याप्त धन होगा। यदि आप उनमें से एक हैं, तो याद रखें कुछ बातें। अपने लिए बनाए गए लक्ष्य को हासिल करें, न कि उसे लगातार आगे बढ़ाते रहें। यदि हर परिणाम के साथ अपेक्षाएं बढ़ाते जाएंगे तो कितना भी प्रयास कर लें, हमेशा असंतुष्ट महसूस करेंगे। आधुनिक पूंजीवाद से ये दो बातें तय हैं, धन पैदा करना और ईर्ष्या पैदा करना, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अपने साथियों से आगे निकलने की इच्छा आपकी कड़ी मेहनत के लिए ईंधन हो सकती है, लेकिन पता रहे कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। सामाजिक तुलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, उसे समाज में किसी और से तुलना करने पर हमेशा कम ही लगेगा। एक खिलाड़ी अच्छे खासे वेतन से शुरू कर सकता है, जिसे किसी भी परिभाषा से समृद्ध माना जाएगा अगर इसकी तुलना एक नियमित व्यक्ति से की जाए तो। वहीं दूसरी ओर, यदि आप इसकी तुलना बिल गेट्स से या वॉरेन बफेट जैसे किसी व्यक्ति से करते हैं, तो वो 1 घंटे में इतना कमा लेते हैं जितना एक खिलाड़ी पूरे वर्ष में। सामाजिक तुलना एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी भी जीता नहीं जा सकता है, या इसे जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि शुरू से ही न लड़ें। बस स्वीकार करें कि आपके पास जितना है पर्याप्त है, भले ही वो आपके आसपास के लोगों से कम क्यों ना हो। काफी का मतलब कम नहीं होता। काफी होने का विचार रूढ़िवाद की तरह लग सकता है। अवसर और क्षमता को छोड़ना भी तो सही नहीं है ना? पर जरूरी है आपका एक ऐसी जगह पर आना जहां आपको एहसास हो कि अब आपको और अधिक पैसे को ना कहने की जरूरत है। आपके पास काफी है। चाहे आप अपने काम में बुरी तरह थक चुके हों, या निवेश में भारी जोखिम उठाने के कगार पर हों, या लालच में आकर चोरी या बेईमानी करने वाले हों। कब आपके पास काफी है, ये केवल आप ही को तय करना है। ऐसी कई चीजें हैं जो कभी भी जोखिम में डालने लायक नहीं होती हैं, चाहे उसके लाभ कुछ भी क्यों ना हो। जीवन में कुछ चीजें बस अमूल्य हैं। आपकी प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, परिवार, दोस्त, खुशी, अपनों का प्रेम और स्नेह, ये कुछ चीजें हैं जिन्हें पैसों से नहीं आंका जा सकता। इन सब को संजोए रखने में आपकी सबसे बड़ी समझदारी इस बात को जानने में है कि खुद को जोखिम लेने से रोकने का समय कब है। आपका हर वो कदम जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, वो नहीं उठाना है। साधारण शब्दों में कहें तो बस ये जानना है कि आपके पास कब पर्याप्त है। वो कहावत है ना, आपकी दौलत का असली पैमाना ये है कि अगर आपने अपना सारा पैसा गवा दिया तब भी आप कितने कीमती हैं। तो दोस्तों, धन संपत्ति के मनोविज्ञान को समझना अभी बाकी है। आप भी बने रहें हमारे साथ। लंबे समय की बचत और निवेश। वॉरेन बफे की एक बहुत ही मशहूर कहावत है, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे मत बचाओ, बल्कि बचत करने के बाद जो बचा है उसे खर्च करो। और इस एक वाक्य में खर्च और बचत का पूरा गणित छुपा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं जाने माने फाइनेंस जर्नलिस्ट मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। आज के इस भाग में चर्चा होगी कि किस तरह छोटी छोटी पर लंबे समय तक की गई बचत और उसके सही निवेश से कितने विशाल परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आइस एज को ही ले लीजिए। इतनी अधिक मात्रा में वो बर्फ रातों रात तो नहीं जम गई होगी, है ना?
शुरुआत तब से हुई जब गर्मी कभी भी इतनी गर्म नहीं हुई कि पिछली सर्दियों की बर्फ को पिघला सके, और उस बची हुई बर्फ पर अगली सर्दियों में बर्फ जमा होना और आसान हो गया, जिससे आने वाली गर्मियों में बर्फ के चिपके रहने की संभावना बढ़ती चली गई, जो अगली सर्दियों में और भी अधिक बर्फ को आकर्षित करती चली गई। बस यही चक्र चलता रहा। सोचिए कैसे परिस्थितियों में अपेक्षाकृत छोटे से बदलाव से कोई चीज कितनी बड़ी हो सकती है। जो एक गर्मी से बची हुई बर्फ की एक पतली परत से शुरू हुआ, वो एक दिन एक पूरा का पूरा ग्लेशियर बन गया। हिमयुग से पता चलता है कि हमें किसी जबरदस्त परिणाम के लिए कोई बहुत जबरदस्त शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में करीब 2000 से अधिक पुस्तकें हैं जिनमें बताया गया है कि कैसे वॉरेन बफे ने अपना भाग्य बनाया। उनमें से कई पुस्तकें बहुत कमाल की लिखी गई हैं, लेकिन लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया, ये नहीं कि उन्होंने बरसों मेहनत की और बहुत कम उम्र से ही अपनी बचत को निवेश करना शुरू कर दिया था। उनकी अधिकतर संपत्ति उनके 50वें जन्मदिन के बाद जुड़ पाई थी, और यही उनकी सफलता की असली कुंजी है। अगर यही काम उन्होंने 30 साल की उम्र में शुरू किया होता और 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते, तो शायद हमने उनके बारे में सुना भी ना होता। देखा जाए तो वॉरेन बफे की सारी सफलता अपनी जवानी के वर्षों में बनाए गए वित्तीय आधार और अपनी अधेड़ अवस्था में उसे बनाए रहने की वजह से हुई। उनका कौशल निवेश करना जरूर है, पर उनका रहस्य समय है। इस तरह से कंपाउंडिंग काम करती है, किसी भी चीज को बस जोड़ते चले जाना। बफे की सफलता को बयान करने वाली 2000 पुस्तकों में से किसी का भी शीर्षक "This guy has been investing consistently for 3/4 of a century" नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उनके अधिकांश सफलता की कुंजी यही है। इस गणित को समझना मुश्किल है क्योंकि ये सहज नहीं है। आर्थिक चक्रों, व्यापारिक रणनीतियों और क्षेत्र के दाव पर तो ढेरों किताबें हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण पुस्तक को शट अप एंड वेट कहा जाना चाहिए। चुप रहें और इंतजार करें, क्योंकि जो कुछ भी जल्दी से हासिल होता है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता। ये मान लीजिए कि यह आपके आर्थिक विकास के लॉन्ग टर्म चार्ट का सिर्फ एक पृष्ठ है। व्यावहारिक निष्कर्ष ये है कि बहुत से निवेश के प्रयास अधिकांश निराशाजनक ट्रेंडों, खराब रणनीतियों और असफलता के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हर कोई अपने लिए सबसे अधिक निवेश रिटर्न अर्जित करने की कोशिश करता है। ये सोच सही भी है। इसके लिए हम उन लोगों को दोष नहीं दे सकते जो अपने सभी प्रयासों को इसके लिए समर्पित करते हों। उन्होंने यही सीखा है और वो इसी का प्रयास करते हैं। ये सहज रूप से अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छा निवेश हर बार सबसे ज्यादा रिटर्न अर्जित करने के बारे में ही हो। कई बार ये उच्चतम रिटर्न एक ही बार सफल होता है, जिसे दोहराया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ कंपाउंडिंग यानी धीरे धीरे पर लंबे समय तक जोड़ा गया निवेश बहुत अच्छा रिटर्न अर्जित करने में सफल रहता है। आप इसके साथ टिके रह सकते हैं और इसे लंबे समय तक दोहराया जा सकता है। वहीं इसके विपरीत कम समय में भारी रिटर्न अर्जित करना की सोच के पीछे कुछ दुखद कहानियां हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। धनवान बने और बने रहें। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं और ऐसा करने के बारे में बहुत सारी किताबें भी हैं, लेकिन धनवान बने रहने का एक ही तरीका है, थोड़ा कम खर्चा करें और साथ ही ये डर पालें कि ये धन कभी भी समाप्त हो सकता है। अगर आपके मन में ये दोनों ख्याल रहेंगे तो स्थिति कभी भी हाथ से नहीं निकलेगी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं दो ऐसे निवेशकों की कहानी जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जिनके रास्ते लगभग एक सदी पहले टकराए जरूर थे। 1877 में जन्मे जेसी लिवरमोर अपने समय के सबसे सफल निवेशक और व्यापारी थे। ये उस समय की बात है जब ज्यादातर लोग इस काम के बारे में जानते भी नहीं थे। 30 साल की उम्र तक उनके पास $100 मिलियन की संपत्ति जुड़ चुकी थी। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश ने, जबकि ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई, इतिहास में उनकी विरासत को और मजबूत कर दिया। लिवरमोर की पत्नी डॉरथी को सबसे ज्यादा डर तब लगा जब 29 अक्टूबर को वो घर लौटे। वॉल स्ट्रीट सट्टेबाजों की आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थीं। जाहिर है वो इन सब खबरों से बहुत परेशान थीं।
तभी जैसी ने बताया कि उनकी अच्छी किस्मत और समझ से वो सिर्फ गिरते हुए स्टॉक पर पैसा लगा रहे थे और उस एक ही दिन में उन्होंने $3 बिलियन की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे काले महीने में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए थे। जब उनका परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, वहीं एक और आदमी भयानक निराशा में डूबा वॉल स्ट्रीट की गलियों में अपनी किस्मत का रोना रो रहा था। एब्राहम जरमांस्की एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे, जिन्होंने बाजार की गतिविधियों को देखते हुए बढ़ते हुए शेयर पर बहुत सारा पैसा लगाया। उनका लगाया ये दांव असफल रहा, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया और वो आखिरी बार वॉल स्ट्रीट की गलियों में अकेले भटकते नजर आए। वो दिन उनके जीवन का आखिरी दिन था। अक्टूबर 1929 की घटना ने जेसी लिवरमोर को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया। इसने एब्राहम जरमांस्की को बर्बाद कर दिया, शायद उनकी जान ले ली। लेकिन समय तेजी से बीता और ठीक 4 साल बाद इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 1929 में किस्मत बदलने के बाद लिवरमोर ने आत्मविश्वास से भरपूर और बड़े बड़े दांव लगाए। इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो कर्ज में डूबते चले गए और अंततः उसी शेयर बाजार में उन्होंने सब कुछ खो दिया। बुरी तरह से टूटे हुए और शर्मिंदा वो 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गए। दुखी मन से एक दिन लौट कर भी आए, पर उनका रास्ता तय था। लिवरमोर ने अंततः एक दिन अपनी जान ले ली। दोनों का समय अलग था, लेकिन जरमांस्की और लिवरमोर एक जैसे ही निकले। दोनों ही अमीर बनने में बहुत अच्छे निकले और अमीर बने रहने में उतने ही बुरे थे। पैसा कमाना एक बात है, इसे संभाल कर रखना दूसरी बात है। सर्वाइवल यानी बने रहने के लिए एक अलग ही मानसिकता को वास्तविक दुनिया में लागू करना पड़ता है। और आप भी अपने लिए ये 3 गुण सीखें। पहला, अगर मुझे बड़ा रिटर्न चाहिए तो जरूरी है कि उससे ज्यादा मैं आर्थिक रूप से अटूट रहूं, और अगर मैं अटूट हूं तो मुझे वास्तव में लगता है कि मुझे सबसे बड़ा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ अद्भुत निवेश करके कंपाउंडिंग के सहारे काफी देर तक टिक सकूंगा। दूसरा, योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा योजना के अनुसार योजना न बनाना है, क्योंकि कई बार हमें कुछ और चाहिए होता है और हमारे भाग्य में कुछ और ही लिखा होता है। और तीसरा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपको भविष्य के बारे में आशावादी तो रखे, साथ ही पागलपन की हद तक आपको हर हाल में उस ऊंचाई तक पहुंचाए। तो ये मान लिया जाए कि एक मानसिकता जो एक ही समय में पागल और आशावादी हो सकती है, उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। किसी भी चीज को काले या सफेद के रूप में देखने में बारीकियों को स्वीकार करने की तुलना में कम प्रयास लगता है। जी हाँ, काफी गंभीर रहा ये सार, पर चर्चा अभी बाकी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। टेल्स यू विन, गलत होने पर भी सफल होना। दोस्तों, हमारी आकाश गंगा में कई अरब ग्रह हैं और जहां तक हम जानते हैं सिर्फ पृथ्वी ही है जहां एक बुद्धिमान जीवन है। इस संसार में जो कुछ भी विशाल, लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रतिभाशाली है, वो एक टेल इवेंट का परिणाम है। हजारों या लाखों सालों की घटना के अंत के छोटे से बिंदु का परिणाम। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। आज की चर्चा का विषय है किस तरह हम कई बार गलत होने के बाद भी सफल हो सकते हैं। जी, आइए जानते हैं कि ये कैसे संभव है। काम करने के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आपको हर बार परफेक्ट होना होगा, जैसे विमान उड़ाना। इस काम में ढिलाई नहीं चल सकती, हमेशा सही निर्णय लेने होंगे। फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि रेस्टोरेंट शेफ बनना, जहां आपके लिए कम से कम कुछ समय बहुत अच्छा निर्णय लेना जरूरी है। कभी कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो चलेगा। लेकिन निवेश, व्यापार और वित्त इन क्षेत्रों की तरह नहीं है। निवेशक और उद्यमी हर वक्त अच्छे और सही निर्णय ले ही नहीं सकते। चाहे वो कितने ही प्रभावशाली लोग हों, उनके दिमाग में कई बार बेकार के विचार आ ही जाते हैं। वॉरेन बफे की कुल संपत्ति की जानकारी पाना आसान है और ये जानकारी भी आम है कि उनका सबसे अच्छा, सबसे उल्लेखनीय निवेश कौन सा था। लेकिन उनके करियर में किए गए प्रत्येक निवेश के पीछे के कारण जानना बहुत कठिन है। उनके किए हुए खराब चुनाव, खराब कारोबार, खराब अधिग्रहण के बारे में कोई भी बात नहीं करता, जबकि ये असफलताएं भी बफे की कहानी का एक बड़ा हिस्सा है।
जब हम रोल मॉडल की सफलताओं पर विशेष ध्यान देते हैं और इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं कि उनका लाभ उनके कार्यों के एक छोटे प्रतिशत से आया है। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर धारक बैठक में वॉरेन बफे ने कहा कि उनके पास अपने जीवन के दौरान 400 से 500 स्टॉक्स हैं और जिनमें से सिर्फ 10 पर उन्होंने अपना अधिकांश पैसा बनाया है। उसी बैठक में चार्ली मुंगेर ने कहा, यदि आप बर्कशायर के कुछ शीर्ष निवेशों को हटा देते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफी औसत है। हो सकता है कि वो जब सही थे तो वो बहुत सही थे, लेकिन वो उतने गलत हो सकते थे जितने कि आप। वहीं जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, लेकिन जरूरी ये है कि जब आप सही होते हैं तो आप कितना पैसा कमाते हैं और जब आप गलत होते हैं तो आप कितना पैसा खो देते हैं। आप आधा समय गलत हो सकते हैं और फिर भी भाग्य बना सकते हैं। ऐसे कई और उदाहरण हैं जहां उनके काम के 10% से कम की सफलता ने शेष 90% की विफलताओं पर काबू पा लिया। हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता ब्रैड पिट ने अपने स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड को स्वीकार करते हुए कहा, मैं 30 साल से इस बात के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आज मुझे यकीन हो गया है कि सरल सा गणित है। कुछ परियोजनाएं काम करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। किसी एक पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, ना ही किसी को बुरा समझने का। अगर एक प्रोजेक्ट काम ना करे तो बस अगले पर बढ़ जाओ। जब हम ये मान लेते हैं कि टेल एंड यानी अंतिम छोर से ही व्यापार, निवेश और वित्त में सब कुछ चलता है, तो आप महसूस करते हैं कि बहुत सी चीजों का गलत होना, टूटना, असफल होना और गिरना बहुत सामान्य है। यदि आप एक अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो आप शायद आधा समय सही होंगे। यदि आप एक अच्छे बिजनेस लीडर हैं तो शायद आपके आधे उत्पाद और रणनीति के विचार ही काम करेंगे। यदि आप एक अच्छे निवेशक हैं तो अधिकांश वर्ष ठीक रहेंगे, लेकिन बहुत कुछ खराब होगा। यदि आप एक अच्छे कर्मचारी हैं तो आपको कई प्रयासों के बाद सही क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी। पीटर लिंच का कहना है कि यदि आप इस व्यवसाय में बहुत अच्छे हैं तो आप 10 में से 6 बार सही हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि आप कितनी भी बार असफल हों या निराशाओं का सामना करें, इस सब की भरपाई उस एक सफल घटना से की जा सकती है जिसे आप प्राप्त करते हैं। जरूरी है कोशिश करते रहना और विश्वास करते रहना। जरा सोचिए कि हम जिन चीजों पर ध्यान देते हैं उनमें से अधिकांश सिर्फ एक पूंछ जैसे अंतिम छोर का परिणाम होते हैं, तो वो कितने दुर्लभ और शक्तिशाली होंगे। ये इतना गहरा विषय है जिसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आप भी बने रहिए हमारे साथ। समय पर नियंत्रण। धन का सबसे अच्छा स्वरूप हर सुबह उठकर ये कहने में है, मैं आज जो चाहूं वो कर सकता हूं। कुछ भी कर सकने की आजादी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है एक बेहद खास किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बेहद खास मुकाम की। अपनी सफलता और समय पर अपना नियंत्रण। लोग खुद को खुश करने के लिए अमीर बनना चाहते हैं। खुशी एक जटिल विषय है क्योंकि हम सब अलग हैं और सबकी खुशियां भी अलग हैं, लेकिन सभी को खुश होने के लिए जो एक कॉमन चीज चाहिए वो ये है कि लोग अपने जीवन को काबू में करना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं, करने की क्षमता अमूल्य है। यही आपकी कमाई का सबसे बड़ा डिविडेंड है। यहाँ लेखक अपने जीवन से एक शानदार उदाहरण देते हैं। वो एक निवेश बैंकर बनना चाहते थे, लेकिन इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि इसमें अच्छा पैसा है। उन्होंने लॉस एंजलिस में एक निवेश बैंक में 4 महीने की इंटर्नशिप करके अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन 1 महीने के बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्हें काम के वो असहनीय घंटों की संख्या मंजूर नहीं थी। उनका अपने समय पर कोई नियंत्रण नहीं था और अनावश्यक रूप से लंबे समय तक काम करने के लिए कहा जाना पसंद नहीं था। सरल भाषा में कहें तो वो खुश नहीं थे। मिशिगन विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक एंगस कैम्पबेल कहते हैं, आपके जीवन पे खुद का नियंत्रण किसी भी चीज से बेहतर है, चाहे वो आपका भारी भरकम वेतन हो या आपके घर का आकार या आपकी नौकरी की प्रतिष्ठा। आप जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, उस पर नियंत्रण होने से ही लोगों को बहुत खुशी मिलती है। यहाँ संदेश यह है कि आप अपने पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि ये कि आप कितना पैसा कमाते हैं। पुराने समय में किसान या मजदूर की नौकरी में शारीरिक श्रम, सीमित घंटे और कम वेतन हुआ करता था, पर आज हमारे पास जिस तरह की पेशेवर नौकरियां हैं
उनमें आपको प्रबंधकों की तरह अपने हाथों से अधिक अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। यदि आपका काम कारों का निर्माण करना है, तो जब आप असेंबली लाइन पर नहीं होते हैं ना, तो आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप काम से दूर होते हैं और आपके उपकरण वहीं कारखाने में रखे रह जाते हैं। लेकिन अगर आपका काम एक मार्केटिंग प्लान बनाना है, एक विचार आधारित और निर्णायक कार्य, तो आपका उपकरण है आपका दिमाग, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। आप अपनी यात्रा के दौरान अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, खाना बनाते समय, बच्चों को सुलाते समय, और रात में जब भी आपकी आंख खुले आप उसी तनाव में हो सकते हैं। देखा जाए तो साल 1950 की तुलना में आपका काम शायद कम घंटों का हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं। तभी कहते हैं कि अपने समय को नियंत्रित कर पाना ही अपने धन का सबसे बड़ा लाभांश है। एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इसे मैन इन द कार विरोधाभास कहा जाता है। जब आप किसी को अच्छी कार चलाते हुए देखते हैं, तो आप शायद ये नहीं सोचते, वाह उस कार को चलाने वाला आदमी अच्छा है, बल्कि आप सोचते हैं, वाह अगर मेरे पास वो कार होती तो लोग सोचते कि मैं अच्छा हूं। यहाँ एक विरोधाभास है। लोग चाहते हैं कि उनका धन दूसरों को ये संकेत दे कि उन्हें पसंद किया जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में वही लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से कतराते हैं। उन्हें नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए आपकी प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि आपके पास धन है। वो आपके धन का उपयोग अपनी पसंद और प्रशंसा की अपनी इच्छा के लिए एक बेंचमार्क के रूप में करते हैं। पैसा निश्चित रूप से आपको शक्ति और महत्व का पद दे सकता है, लेकिन यह आपको सम्मान नहीं दिला सकता। सम्मान शक्ति और पद के लिए आ सकता है, लेकिन व्यक्ति के लिए नहीं। यदि सम्मान और प्रशंसा आपके लक्ष्य हैं, तो सावधान रहें कि आप उन्हें कैसे ढूंढते हैं। अच्छी वैल्यूज, विनम्रता, दया और सहानुभूति आपको धन की किसी भी शक्ति से कहीं अधिक सम्मान दिला सकती है। इस मजेदार सफर पर हमारे साथ बने रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। धन वो है जो आप नहीं देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध फ्रेंच फैशन डिजाइनर कोको शनेल ने कहा है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है और कुछ जो अमीर हैं। शनेल को उनकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है। ये वो दो विशेषताएं हैं जिन्होंने उन्हें फैशन के इतिहास में सबसे प्रभावशाली डिजाइनरों में से एक बनने में मदद की। पैसा महान है, जरूरी है, और जीवन में बहुत सारे बंद दरवाजे खोल सकता है, लेकिन अंततः ये सब कुछ नहीं है। अगर हम वाकई में सच्चा सुख और सच्ची अमीरी की खोज करें ना, तो वो थोड़ा जटिल होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी, और हम चर्चा कर रहे हैं विख्यात वित्तीय पत्रकार मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसमें धन संपत्ति को एक मनोवैज्ञानिक ढंग से परोसने की कोशिश की गई है। जब पैसे की बात आती है तो बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं। यहाँ एक बात याद रखने लायक है, धन वो है